द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल। इनका मेच्योरिटी डेट, इनका टर्म बहुत लंबा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट या किसी बिजनेस फर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तब वो क्या करते हैं, वो लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, द बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है कंपनी के या गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, फाइनेंस प्रोवाइड किया है, लोन दिया है कंपनी को। सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं एंड नॉन ओनर है, उन्हें हम ओनर्स नहीं बोल सकते। ओनर्स किसे बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उन्हें ये राइट नहीं दिया जाता कि वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके कंपनी के जनरल मीटिंग में। ठीक है, दे हैव नो वोटिंग राइट्स एंड हैंस नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं, जो किसके पास होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते कंपनी के मैनेजमेंट में। मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं होता कंपनी के ऊपर, बस उनका कंट्रोल किस चीज़ पर होता है, उन्हें जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और उनके मेच्योरिटी डेट पर जो उनका स्पेसिफाइड अमाउंट है वो रिपे किया जा रहा है, बस उसी चीज़ पर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होल्डर्स है वो क्या है, क्रेडिटर है कंपनी के, ये उनका स्टेटस है। ठीक है, रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, जैसे कि हमें पता है कि बॉन्ड्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, किसे, बॉन्ड होल्डर को। कंपनी क्या करती है, बॉन्ड होल्डर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट इज पेएबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। हो सकता है कंपनी ने डिसाइड किया हो कि एक फिक्स इंटरवल पे उनको इंटरेस्ट दे बॉन्ड होल्डर्स को, हो सकता है वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो या साल का, 1 साल का हो, या कंपनी पहले ही ये डिसाइड करती है, पहले ही बॉन्ड होल्डर को बता दिया जाता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेच्योरिटी डेट पर मिलेगा। दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, वो उनके वॉलंटरीली वो जो डिसाइड हुआ होता है पहले से वही फॉलो किया जाता है। अब बॉन्ड्स होल्डर्स ने जो भी अमाउंट एज अ लोन कंपनी को दिया है वो कब रीपे किया जाता है, रीपेमेंट कब होता है उसका। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, जैसे कि हमें पता है कि एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट होती है, उस डेट पर उस टर्म के एंड में क्या किया जाता है, उनका पैसा रीपे किया जाता है। ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, जो भी स्पेसिफाइड जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने क्या किया था, कंपनी को एज अ लोन दिया था, उधार में दिया था, वो रिपे किया जाता है। मतलब ये यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह नहीं है कि आप जब कंपनी वाइंड अप होगी तो ही आपके पैसे रिपे किए जाएंगे। यहाँ पर एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट है जहाँ पर आपको आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिपे कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये दोनों ही अलग है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे कि इंडिया में, इन इंडिया द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी के जो भी शेयर्स हैं वो लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में। मतलब ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और लिस्टेड मतलब वहां पर जब आप कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसे क्या करवाना पड़ता है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वहां पर अपने स्टॉक्स को, जो अपने शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, उन्हें लिस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो शेयर्स है पब्लिक कंपनी के आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड, लिस्ट किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई, आप लोगों ने सुना होगा। अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, क्योंकि आज के टाइम पे जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं, एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक सीमित नहीं है, वो क्या है, यूनिवर्सली फैला हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हम
इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे कि हम फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर चुके हैं और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सम ऑफ द इंडियन कंपनी है शेयर्स आर आल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी लिस्ट किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, बाय और सेल किए जाते हैं ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे फॉरेन के भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर क्या बोला, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नेशनल एसोसिएट ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन NASDAQ। ये क्या है, दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है। वहां पर इंडियन कंपनीज के भी शेयर्स लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं। टू लिस्ट शेयर्स ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज, आपको अगर आपके शेयर्स को लिस्ट करवाना है इन स्टॉक एक्सचेंजेस में, कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द पॉलिसीज ऑफ दो स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कंपनी को उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी जो पॉलिसीज है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरे शेयर्स इशू करने, तो मुझे किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी के अंडर में आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर मुझे मेरे जो शेयर्स हैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि यहाँ पर दिया है, मुझे इनमें लिस्ट करने या ट्रेड करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchange. हमारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, और जो ये स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल एसोसिएट ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, इनके जो पॉलिसीज हैं, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट है। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly, ऐसी इंडियन कंपनीज जो अपने शेयर्स डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट नहीं करवा पाती हैं ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, नहीं करवा पाती यहाँ पर लिस्ट, गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली वो लिस्ट होते हैं कहाँ पर, यूजिंग ADR एंड GDR, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये होता क्या है, अमेरिकन एंड depository receipt and global depository receipt are dollar euro denominated instruments traded in USA and Europe stock exchange. USA and Europe stock exchange मतलब अमेरिका और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं। तो इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। इंडियन कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है अपने शेयर्स इंटरमीडिएटरी को, जो बीच का काम करता है उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, ये सारे लोग हैं डिपॉजिटरी, एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के तरह काम करते हैं। दिस डिपॉजिटरी बैंक मतलब ये न्यूयॉर्क, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, ये बैंक क्या करते हैं, दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज ADR एंड GDR। हम क्या कर देते हैं, इंडियन कंपनी क्या करती है, इशू कर देती है शेयर्स टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी, इनको शेयर्स इशू कर देती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये बैंक्स, दिस डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR एंड GDR, ये लोग ADR और GDR इशू करते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, टू इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, अगेंस्ट दिस शेयर्स। ADR and GDR represents fixed number of shares. ADR और GDR में कुछ fixed number of shares होते हैं. These ADR and GDRs are then sold to people in foreign country. ये ADR, American Depository Receipt और Global Depository Receipt, फॉरेन कंट्री में बेचे जाते हैं फॉरेन के लोगों को, ठीक है। मतलब हमारी इंडियन कंपनी वहां पे अपने शेयर्स कैसे पहुंचा रही है। The ADR and GDR are traded like regular share. जैसे रेगुलर शेयर ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे ये भी क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस
द प्राइस फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तुम्हें हमेशा मैंने बताया कि प्राइस किस वजह से फ्लक्चुएट होता है, कि मार्केट में उस चीज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना हो पा रहा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, और सप्लाई कम हो पा रही है तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा उस चीज का। और वही जगह अगर डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है तो चीजों का प्राइस कम हो जाता है। वैसे ही शेयर्स में भी होगा, अगर डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और उसका अपोजिट। ठीक है, एक सेकेंड। both ADR and GDRs are depository receipts, but only difference is the location where they are traded. ADR American Depository Receipt and Global Depository Receipt, दोनों ही दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। दोनों ही क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, लोकेशन का, कि वो कहाँ पर ट्रेड की जा रही है। इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन USA, मतलब अमेरिका, तो इट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर ये ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में ट्रेड हो रही है तो उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा किसी भी दूसरे देश में हो रही है, एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर देन USA, इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका को छोड़ के अगर दूसरे देशों में ये ट्रेड किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जो NRIs होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन के लोग हैं, कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग ADR एंड GDR। वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो, नॉन रेसिडेंट इंडियंस मतलब NRIs जो बाहर के हैं, जो इंडियन नहीं है। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स ऐसे लोग जो इंडियन है बट फॉरेन में जाके बसे हुए हैं। उनको क्या करना है, अगर उन्हें इंडिया में पैसे ये करने, इन्वेस्ट करने, तो वो लोग क्या करते हैं, ADR और GDR परचेज करते हैं। दे कैन बाय ADR एंड GDR यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। जो उनका रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, ADR एंड GDR ट्रेड कर सकते हैं उसमें। जैसे हम लोग अगर करना चाहे तो हम लोग के लिए कौन सा चाहिए, डीमेट अकाउंट। ठीक है, द कंपनी पेज डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटर्स बैंक एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड पे डिविडेंड। अब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है इन होम करेंसी। अभी अगर वो इंडियन शेयर्स हैं इंडियन कंपनी के, तो इंडियन कंपनी तो उन्हें रुपीज में ही देगी। ठीक है, फिर वो जो बैंक है, जो डिपॉजिटरी बैंक है, वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है। अगर हमने समझो $1 की कीमत कितनी है, 70 एज्यूम करते हैं, तो अगर कंपनी 70 रुपीज दे रही है तो जो डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करेगा, वो 70 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और जो अमेरिका के लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें $1 देगा। वैसे ही वो क्या करते हैं, होम करेंसी में पैसे दिए जाते हैं कंपनी द्वारा, डिपॉजिटरी बैंक द्वारा उसे कन्वर्ट किया जाता है और उन्हें दिया जाता है उनके करेंसी में। The exchange on which GDR is traded, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, जहां पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड होता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ये NASDAQ हमने अभी पढ़ा था, दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड होता है। ठीक है, और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में ट्रेड होता है और लिस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक नाम से क्या पता चलता है, नॉर्मली हम यूज करते हैं बैंकिंग सर्विसेज, इतने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये सारे। तो कमर्शियल बैंक है, एक बहुत ओल्ड बैंक है जो बहुत स्पीड के साथ या बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, और उसके बगैर हमारा काम भी नहीं हो पाता है। There are number of sources of financing short-term and medium-term business requirement. Among these, commercial bank constitute the most predominant source.
बहुत सारे सोर्स है जिसके थ्रू बिजनेस अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकता है. There are number of sources of financing short term and medium term business requirement. शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस कर सकता है. अमंग दिस कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट, कमर्शियल बैंक एक अलग ही रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है. किसके लिए? बिजनेस के लिए, उसके फाइनेंसिंग सोर्स के लिए. कमर्शियल बैंक प्ले सिग्निफिकेंट रोल, मतलब सिग्निफिकेंट याद रखना कि कभी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस उसे किसी समझो एग्जामिनर को इम्पोर्टेंस पूछना है तो वो वहां पर सिग्निफिकेंट वर्ड भी यूज कर सकता है. ठीक है, तो याद रखो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंट, जैसे कि नेचर, फीचर, है ना, वैसे ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस. रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया, कमर्शियल बैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें. कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस को फाइनेंस के लिए इंडिया में. कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड. मतलब क्या? कमर्शियल बैंक उन्होंने अलग अलग टाइप के क्या किए हैं, डिपॉजिट स्कीम्स रखे हैं. टेलर्ड मतलब जो उनके हिसाब से एडजस्ट हो सके, टेलराइज उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो जाए. टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड, हर एक इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट होगी, हर एक इंडिविजुअल डिपॉजिटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो जाना, उस हिसाब की स्कीम्स कमर्शियल बैंक ने क्या की है, लाई है. Mop up savings of people and make use of these savings to meet varied requirement of corporate enterprise. मतलब क्या क्या करते हैं वो लोग, जो भी सेविंग्स है लोगों की. अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आइडल मनी है, हम क्या करते हैं, बैंक में जाके सेव कर देते हैं. हम मतलब एक जन तो नहीं खाली सेव करता होगा, कितने लोग सेव करते होंगे. वो कंपनी क्या बैंक क्या करती है, हमारी सेविंग्स वहां से लेती है और बिजनेसमैन्स को या अलग अलग लोगों को क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, एडवांसेस देती है. ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, मॉप अप हमारी सेविंग्स लेते हैं, मॉप अप सेविंग्स ऑफ पीपल एंड मेक यूज, और उसे यूज करके दिस सेविंग्स, ये सेविंग्स को कन्वर्ट किया जाता है टू मीट अलग अलग रिक्वायरमेंट. वरीड मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं, लोन दे दिए जाते हैं. कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. अब ऐसे असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज. टर्म लोन्स मतलब लंबे समय के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है कंपनीज को. बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज, इवन बैंक्स क्या करते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं कंपनी के. बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, अंडरराइटर का भी काम करते हैं. अंडरराइटर का काम मतलब बैंक क्या बोलते हैं कंपनी को कि अगर आपके जो शेयर्स नहीं बिके वो क्या करेंगे, हम परचेस कर लेंगे आपके. ठीक है, पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपके शेयर्स ये वाले नहीं बिके तो हम इतने शेयर्स आपके परचेस कर लेंगे. तो वो लोग अंडरराइटिंग का भी काम करते हैं. कौन? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस. शॉर्ट टर्म फंड्स फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने में भी. दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पता है, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज देना है, वेजेस देना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब के आपके वर्किंग रिक्वायरमेंट डे टू डे एक्सपेंडिचर है. तो उसके लिए बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है. तो जब कंपनी के पास पैसे नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, ताकि अपनी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल कर सके. इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. बैंक से पैसे लेना उधार पर या बिजनेस के लिए उधार लेना. ठीक है,
Banks have introduced many innovative schemes for disbursement of credit. क्रेडिट देने के लिए अलग अलग स्कीम्स बैंक ने रखे हैं. They are as follow. अब ओवरड्राफ्ट. कंपनी कौन सा अकाउंट खुलवाती है बैंक के पास? करेंट अकाउंट. जो भी बिजनेस है उन्हें क्या करना पड़ता है? करेंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है. ठीक है, तो करेंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एक स्कीम दी जाती है बैंक द्वारा, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर कंपनी के पैसे बैंक में कम है या नहीं है तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक कंपनी क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है बैंक से. ये क्या है? उन्हें एडवांस दिया जा रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है. देखो एक बार क्या होता है. A company having current account with bank is allowed overdraft facility. जो भी कंपनी जिनका करंट अकाउंट है बैंक के साथ, वो लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, अलाउ की जाती है बैंक द्वारा. The borrowers can withdraw funds as and when needed. जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स हैं, जो भी बिजनेस है, वो क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स, भी उन्हें जरूरत लगे. He is allowed to overdraw, मतलब जो उनका बैलेंस है उससे ज्यादा ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट. जितना उनका बैलेंस है उससे ज्यादा भी वो विड्रॉ कर सकते हैं. अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय बैंक. बैंक के द्वारा एक लिमिट रखी गई है. समझो अगर 1 लाख रखी गई है तो वो 1 लाख तक एक्स्ट्रा अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 1 लाख तक के पैसे वो एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं. Within this stipulated limit, any number of drawings are permitted. ये 1 लाख अगर उन्होंने लिमिट रखी है तो 1 लाख वो जरूरी नहीं एक ही बार में निकाले, वो कितनी भी बार में निकाल सकते हैं उसे. Repayments can be made whenever required during the time period. एक टाइम पीरियड उन्हें दिया जाता है, उस समय में उन्हें क्या करना होता है? वो पैसे रीपे करने होते हैं बैंक को. The interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. ऐसा नहीं है अगर उन्होंने 1 लाख की लिमिट रखी है तो आपको पूरे 1 लाख पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जो भी जितना भी आप पैसे निकालते हो, एक्चुअल अमाउंट जो आप विड्रॉ करते हो, उसी पे आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसी पे इंटरेस्ट आपका डिटरमाइन किया जाएगा, तय किया जाएगा. कैश क्रेडिट. अब कैश क्रेडिट क्या है? ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा एडवांस वो बैंक से ले लेते हैं, वो समझा. सेकेंड है कैश क्रेडिट. It is also an important and popular form of financial aid. Financial aid मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर सोर्स है. ठीक है. दिस इज फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की ही तरह होता है. द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन. Cash credit is given against pledge or hypothecation of goods or by providing alternative securities. यहाँ पर आपको क्या करना होता है? ओवरड्राफ्ट में आपको ये नहीं बोला था कि आप सिक्योरिटीज रखो. यहाँ पर कैश क्रेडिट में आपको क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन के लिए हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी रखते हैं. क्या? पेपर्स रखते हैं हमारे जो हाउस प्रॉपर्टी के. ठीक है. तो वो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी मार्जिन दे रहे हैं. ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. उसके बेसिस पे आपको क्या दिया जाता है? कैश क्रेडिट. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन. सेम जितना आपने पैसे बोरो किए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना कि जितना आपको लिमिट दिया गया है बोरो करने का. कैश लोन्स. अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग. यहाँ पर क्या होता है? बैंक से लोन लिया जाता है कंपनी द्वारा, और जो भी लोन कंपनी लेती है बैंक से, बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड. क्रेडिट किया जाता है बैंक के द्वारा बोरोवर के अकाउंट में. इंटरेस्ट कौन से इस पे पे किया जाता है? एक्चुअल बैलेंस पे. ठीक है. डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज
जैसे कि तुम लोगों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक ट्रेड वहां पर उधार पर क्या किया जाता है, चीजें बोरो की जाती है, वहां पे क्रेडिट पे हो रहा है ट्रांजेक्शन। वहां पर एक बिल ड्रॉ होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है। ठीक है, जो सेलर है उसे ड्रॉवर बोलते हैं और जो बायर है जो उधार पर चीजें ले रहा है उसे ड्रॉवी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, द ड्रॉवर ऑफ बिल दैट इज सेलर, जो चीजें बेच रहा है, एंड कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी, ड्रॉवी से क्या करता है वो पैसे रिसीव करता है, दैट इज बायर। ऑन ड्यू डेट, अभी मैंने चीजें बेची उधार पर, मैं कौन बन गई, ड्रॉवर। जो पर्सन मुझसे चीजें खरीद रहा है वो कौन बन गया, ड्रॉवी। अब क्या होगा, ड्यू डेट पर हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मैंने उसे 3 महीने का टाइम दिया है, वो मैंने बिल पे लिखा है, टर्म मैंने लिखा है बिल पर। 3 महीने के बाद उससे जो उस ड्यू डेट पर क्या होगा, मुझे पैसे मिलेंगे ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। अगर समझो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई उस 3 महीने के पहले, 3 महीने खत्म नहीं होते उसके पहले मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरा है वो बैंक से डिस्काउंट करा लूँ। जब मैं बैंक से मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराती हूँ, वहाँ पर बैंक क्या करेगा, मुझे पैसे दे देगा मेरे बिल के और उसके लिए अपना कुछ चार्जेस कट करेगा, उस चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंट। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। हम क्या कर रहे हैं, बैंक को अपना बिल बेच दे रहे हैं। द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर, जिसने बिल ड्रॉ किया था जो सेलर है, बैंक क्या करता है उसे पैसा देता है लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। समझो बिल का अमाउंट है 1000, उस पर डिस्काउंट है 50 रुपीज, तो बैंक क्या करेगा, मुझे 950 रुपीज रिटर्न करेगा। 50 रुपीज जो उसका डिस्काउंट है वो क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल, ट्रेड बिल्स बोल सकते हो आप उसे। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम, और उसके बदले में बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है, क्रेडिट कर देती है। यहाँ पे बोला है कैश इज एडवांस, मतलब वही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है, ओमिट किया गया है, ट्रेड क्रेडिट भी ओमिट किया गया है और डिस्टिंक्शन हमारा हो गया है। ठीक है।